गुड डे मित्रों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट का क्रम चल रहा है। तो ये तीसरा हम वीडियो डाल रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित, जो कि आपको इन प्रश्नों के करने से एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट का और उससे संबंधित मनोवैज्ञानिकों का, उसके क्रम में दिए गए विचारों का एक अच्छे से अवधारणा बन पाएगी और उस अवधारणा के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे के उसी क्रम के प्रश्नों की। इसके बाद हो सकता है 30 प्रश्नों का हम फिर एक वीडियो डालें, क्योंकि इसमें से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, मनुष्यों की व्यवहार की तुलना में पशु व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है: सरलता, मानव परिवेश का क्रम प्रभाव, समानता, उपरोक्त सभी। तो इसमें मनुष्यों के व्यवहार की तुलना में पशु व्यवहार में निम्न विशेषताएं होती हैं: सरलता होती है, समानता का व्यवहार होता है, मानव परिवेश का कम प्रभाव पड़ता है वहाँ। ये तीनों बातें समाहित होती हैं पशुओं के व्यवहार में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के रूप में या नियामक विज्ञान के रूप में ए और बी दोनों, उपयुक्त दोनों, अर्थात हम इसमें उपयुक्त दोनों के क्रम में मान के चलते हैं कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान के रूप में कारगर होता है और लागू होता है। मित्रों, एक विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान कार्य करता है। इसका उत्तर ए सही है मित्रों। ए, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो एक विधायक विज्ञान के रूप में होता है। विधायक और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर है? तो इसमें अंतर इस रूप में दिखाई देता है: ए है अथवा चाहिए, तथ्य अथवा मूल्य, यथार्थ अथवा आदर्श, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों रूपों में विधायक और नियामक विज्ञान में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो मनोविज्ञान की प्रकृति दार्शनिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसमें व्यवहारों को क्रम से आगे देखा जाता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिकता का विचार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? तो व्यवहारवाद को जन्मदाता के रूप में 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन को माना जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 60 में है। नेक्स्ट है 61वां प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किनके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यह बालक, किशोर, प्रौढ़ सबका व्यवहार का अध्ययन करता है। तो विकासात्मक क्रम में हम लोग देखते चले कि यह सभी का अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 65वें प्रश्न पे, मनोविज्ञान किन क्रियाओं का अध्ययन करता है? प्रयोगात्मक क्रियाएं, क्रियात्मक क्रियाएं, ज्ञानात्मक क्रियाएं, बी और सी दोनों। तो मनोविज्ञान जो है वह क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक दोनों तरह की क्रियाओं को करता है, अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? ए, दंड देने में सरलता होती है, कापियां नहीं जांचनी पड़ती, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, बालक के घर का पता आसानी से मालूम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीधी सी बात है, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में ये सहायता करती है। कौन? मनोविज्ञान। 64वां प्रश्न है 1825 में सबसे पहले किसने मनोविज्ञान को दार्शनिक अन्वेषण की एक शाखा से पृथक करके प्राकृतिक विज्ञान में डाला था? तो यह हर्बर्ट महोदय ने किया था 1825 में। उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन के अन्वेषण की एक शाखा से पृथक करके, जब ये दर्शन का भाग था उससे अलग करके इन्होंने एक मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में, एक अलग विषय के रूप में डेवलप करने की बात हर्बर्ट महोदय ने की। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है जर्मनी में मनोविज्ञान का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में किस में एक विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ? यह 1879 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी में मनोविज्ञान का अध्ययन एक क्रम में आगे बढ़ा था, और यही 1879 में लिप्जिग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का
को विलियम वुंट महोदय ने बनाया था। तो जो 66वां प्रश्न के रूप में है आपके सिलेबस में, लिप्जिग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट महोदय। अगला प्रश्न है, वुंट निम्न मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो वुंट महोदय संरचनावाद के संस्थापक माने जाते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्रम में आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ संरचनावाद या फिर और वादों से संबंधित जो व्यवहारवाद और संक्रियावाद, सारे वादों की चर्चा क्रम से हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं 68वें प्रश्न पे। यहाँ मिलान करने को है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1883 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रायड ने मनोविज्ञान का जन्म दिवस 1900 मनाया जाता है। मैसूर में मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1924 में स्थापित हुई। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जो लिप्जिग में बनी, जर्मनी। तो कहने का मतलब विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में बनी और यह प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के रूप में अच्छे से डेवलपमेंट 1883 में हुआ। फ्रायड ने मनोविज्ञान को जन्म दिया 1900 में। और हम बात करते हैं मैसूर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की, तो उसकी डेट है 1924। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इनके क्रम से मिलान 3, 1, 4 और 2 के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को सबसे अधिक आधार प्रस्तुत किया है, क्योंकि इसने व्यवहार के माध्यम से लर्निंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की बात की। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला इस रूप में सहयोग करती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं लर्निंग में रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों की व्यवस्था होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। पुरस्कार और दंड की विधान से सीखने में मनोवैज्ञानिक रूप से वृद्धि होती है। 71वां प्रश्न है, अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्नलिखित से क्या है। तो ए इसका सही ऑप्शन है। शिक्षा की खेल प्रणालियों में, शिक्षा की खेल प्रणाली में अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान के लिए सबसे अधिक, जैसे प्ले मेथड का इस्तेमाल हुआ, कैसे खेल खेल में हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग अच्छे से किंडरगार्टन से शुरू करते हैं। फ्रोबल महोदय, उनकी सहायता से उसे डेवलपमेंट आज के व्यवहारवादियों तक किया गया। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निर्देशन के अग्रलिखित प्रकारों में किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन ए व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उपर्युक्त सही। तो विद्यालय में निर्देशन में तीनों प्रकारों का उपयोग मनोविज्ञान के लिए होता है। व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत, इन तीनों रूपों में निर्देशन प्राप्त होता है। जैसे हम लोग व्यावसायिक निर्देशन की बात करें तो विद्यार्थी को यह बताने के लिए कि उसको किस क्षेत्र में आगे उस प्रगति कर सकेगा, उसके लिए अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन कि कौन सी चीज़ कैसे समझ में आए उसका, और व्यक्तिगत निर्देशन कि उसके अगर कहीं भी उसके वातावरण में कहीं असंतुलन का भाव हो, कहीं डिस्टर्बेंस हो, कहीं उसको परेशानी हो, तो उसको व्यक्तिगत रूप से शिक्षक दूर करने और बताने और समझाने का प्रयास करता है। तो शिक्षा के व्यवहारों में मनोविज्ञान के रूप में हम इन उपयुक्त तीनों निर्देशों का पालन करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ी बात करते हैं, निर्देशन का काम करते हैं। अध्यापन के अलावा निर्देशन, नियंत्रण, अनुशासन स्थापन सभी काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वह निर्देशन का है। अगला प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्मा अनुशासन, अनुशासन से मुक्ति, इन सभी में से आत्मा अनुशासन विकल्प सी सही है। तो हम लोग यहाँ क्रम से अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आगे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 75वें प्रश्न पर। एनसीईआरटी निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान प्रयोग कर रहा है। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग कैसे कर रहा है एनसीईआरटी के। तो इसमें पाठ्यपुस्तकों का निर्माण के क्रम में एनसीईआरटी के माध्यम से प्रयोग का काम आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू देखने का
बात करता है। अर्थात मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू, शरीर से जुड़ा हुआ मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, स्नायु संस्थान, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू। ठीक है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ आप देख सकते हैं गेस्टाल्टवादियों का, जहाँ व्यवहारवादियों की हम बात करते हैं तो ये तीनों लोग आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान दीजिए। 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना निम्नलिखित में से वर्दाइमर, कोफका, कोहलर, इन तीनों लोगों के उपयुक्त सभी, इसमें सही ऑप्शन है, तीनों लोगों के सहयोग से गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान से संबंधित सबसे पहली पाठ्यपुस्तक विलियम जेम्स महोदय ने लिखा है। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का अंग था? तो यह दर्शन शास्त्र का अंग था, जिसको आप लोग जान सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक, निरीक्षक, विषयी, उपयुक्त सभी लोग इस मनोविज्ञान की विषय वस्तु को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, 81वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सरल, परिवर्तनशील, आनुवंशिकता से प्रभावित, परिवेश से प्रभावित। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं मनोविज्ञान की विषय वस्तु सरल नहीं है, यह अपने आप में परिवर्तनशील है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से जुड़ाव रख के चलती है, जैसा कि हम लोग अगले प्रश्न करेंगे, अगले क्लासेस में देखेंगे। परिवेश से प्रभावित होती है, परिवेश या वातावरण। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु सरल नहीं है, इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 82वां, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता। ये ऑप्शन है, 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एक ही व्यक्ति होता है की जरूरत नहीं होती, में से केवल अध्ययनकर्ता की जरूरत पड़ती है। तो अंतर्निरीक्षण विधि के प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वह अपना जो प्रयोज्य होता है या अध्ययनकर्ता होता है वही अपना अंतर्निरीक्षण, अपना इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों 83 प्रश्न के, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु आत्मा, मन, व्यवहार, मनुष्य। तो वर्तमान समय में यह व्यवहार को आगे लेके चलती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही है। यहाँ अगर सभी होता मनुष्य की जगह उपयुक्त सभी, तो हम यहाँ सही ऑप्शन डी लगाते, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग उस चरम डेवलपमेंट की स्थिति को बताते हैं जो व्यवहार के विकास को मनोविज्ञान आधार देता है, तो यहाँ व्यवहार सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 84वां, मनोविज्ञान 16वीं सदी में किस शास्त्र का भाग था? तो माना जा सकता है कि यह दर्शन शास्त्र का भाग था, जिसको अभी हम लोग ने बात किया था, हर्बर्ट महोदय ने मनोविज्ञान के रूप में आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनोविज्ञानी कारण किसने दिया? मनोविज्ञानी कारण का अर्थ व्यवहार के कारण से जोड़ के उसका अध्ययन किया, तो शिक्षा को एक कारण परक विज्ञान के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है वह मनोविज्ञान वाटसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो शिक्षा को मनोविज्ञानी कारण से जोड़ने का काम वाटसन महोदय ने किया था। इस प्रकार हम लोगों ने इन 25-30 प्रश्नों को देखा। आगे हम लोग बात करते हैं मित्रों इसी से जुड़ा हुआ कम से कम 25-30 प्रश्न और हैं, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आज शाम तक डालेंगे। हम लोग उसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा और चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।